हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो भी अभी तक आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया था उन सारे नोट्स को आपने अपने लेक्चर जो भी आपके नोट्स है उसमें आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, सो अभी हम लोग प्रीवियस के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने स्लीपर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, स्लीपर्स में हम लोगों ने देखा कि स्लीपर्स क्या होता है, स्लीपर्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और स्लीपर्स किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है ना, और स्लीपर का क्या वर्क होता है और क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है स्लीपर्स के। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कास्ट आयरन स्लीपर के बारे में। ओके, इससे पहले हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट स्लीपर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक का नाम था वुडन स्लीपर और दूसरे का नाम था स्टील स्लीपर। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था। ठीक है, बेसिकली अभी के समय में जो यूज़ होता है वो कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी और जो भी टाइप्स के स्लीपर है जैसे कि वुडन स्लीपर है, स्टील है, कास्ट आयरन है, जिसको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, लास्टली हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर पढ़ेंगे जो कि मोस्टली यूज़ होता है, जो कि आप लोग भी देखते होंगे कि जो भी आप ट्रैक देखते होंगे जहाँ पे स्लीपर होता है वो जनरली कंक्रीट का होता है ना, और वो प्री स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैं आगे बात करूँगा उन सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कास्ट आयरन स्लीपर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कास्ट आयरन स्लीपर। तो देखो, कास्ट आयरन ये मटेरियल के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे ही मटेरियल के आधार पे ऐसे वुड का बनाया गया था स्लीपर, फिर से उसके बाद स्टील का बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कास्ट आयरन जो मटेरियल है उसका बना हुआ होता है। ठीक है, द स्लीपर मेड ऑफ कास्ट आयरन आर नॉन एज कास्ट आयरन स्लीपर. They are extensively used on the Indian Railways since 1817 than any other country in the world. Nowadays, nearly 60% of broad gauge track is laid with the cast iron sleeper. तो ब्रॉड गेज ट्रैक का 60% जो है कास्ट आयरन स्लीपर्स के द्वारा बनाया गया है। दे कंसिस्ट ऑफ टू होर्स और प्लेट विथ रिब बिलो एंड कनेक्टेड बाई ए राउट आयरन टाई बार ऑफ सेक्शन ऑफ अबाउट 51 mm by 13 mm. ठीक है, ईच पॉड और प्लेट इज प्लेस्ड बिलो ईच रेल एज शोन इन फिगर। देखिए, सबसे पहले आपको स्लीपर पता ही है, स्लीपर को कैसे कास्ट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वुडन स्लीपर है इसमें होता क्या है कि जो आपका ये रेल है, आप जानते ही है रेल में क्या होता है, रेल में दो पार्ट होता है। रेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, और मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो होता है फ्लैट फुटेड रेल। किस टाइप का रेल? फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट फुटेड रेल जो आपने यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये फ्लैट फुटेड वाला पार्ट है। ये फ्लैट फुटेड वाला यहाँ पे पार्ट है। और इससे पहले मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको कि स्लीपर्स को कनेक्ट करने के लिए, अगर वुडन स्लीपर है तो उसको कनेक्ट करने के लिए स्लीपर्स के साथ में वहाँ पे डॉग स्पाइक्स का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था? डॉग स्पाइक्स का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमने जब आपको स्टील स्लीपर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे स्टील स्लीपर को रेल से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है की का। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी किया जा रहा है। टाइडल बार, यहाँ पे एक्चुअली में टाइडल बार होता है, टाई बार। ये क्या होता है कि ये जो कनेक्शन का काम करता है दो स्लीपर्स के बीच में। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये टाई बार होता है, और एक यहाँ पे पॉट बना हुआ होता है इस तरीके से। ये जो पॉट देख रहे हैं ना, ये पॉट इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको टाई वायर के द्वारा दोनों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रेल को यहाँ पे ऐसे फिक्स किया जाता है फिक्सिंग अरेंजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा है कास्ट आयरन स्लीपर। ठीक है, बट इसके बारे में आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन बस जानना है कि कास्ट आयरन स्लीपर क्या होता है, उसका कनेक्शन किस तरीके से टाई बार के द्वारा दोनों स्लीपर के पॉट को कनेक्ट किया जाता है। पॉट यानी जो ये पार्ट देख रहे हैं ना स्टील, सॉरी कास्ट आयरन का, इसी को पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, बिकॉज इससे पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने स्लीपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, बट मटेरियल अलग अलग है लेकिन स्लीपर का काम एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसका, ये जो आप रेल देख रहे हैं ये रेल है, और यहाँ पे की प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है यहाँ पे, और ये रीव है। ठीक है, एक कास्ट आयरन स्लीपर आपको दिखाया गया है।
तो जो पॉट होता है ये ओवल शेप का होता है विथ लार्जर डायमीटर ऑफ 610 mm एंड स्मॉलर डायमीटर 508 mm। जो ऊपर में मैंने आपको पॉट दिखाया था, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ ऊपर, ये वाला, इसी को पॉट कहा जाता है। ये वाला पार्ट हो गया कहा जाता है पॉट कहा जाता है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था। तो उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है डायमीटर। तो डायमीटर जनरली इसका होता है 610 mm और 508 mm, ठीक है, प्रेफर्ड किया जाता है इस टाइप के डायमीटर्स को, ठीक है। ईच पॉट इज प्रोवाइडेड विथ 2 होल्स, जिसमें 2 होल्स बने हुए होते हैं जो कि बैलास्ट को पैक करता है फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। द प्लेट स्लीपर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ साइज अबाउट 864 बाई 305 mm, ठीक है। वहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट होता है जिसका साइज 864 से 305 mm के बीच में होता है, ठीक है। ये सॉरी इसका डायमेंशन होता है। जो प्रोजेक्टिंग रिब होता है केप्ट अंडर द प्लेट फॉर देयर लेटरल स्टेबिलिटी, द टाई बार आर फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ की, गिब्स एंड कॉटर्स। ये मैंने आपको पहले बताया है ऊपर में डायग्राम से कि यहाँ पे ये जो पॉट होता है, ये जो आप पॉट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप पॉट देख रहे हैं ये पॉट है ना। पॉट का मैंने डायमेंशन आपको नीचे बताया था डायमीटर, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाई बार के द्वारा यहाँ पे ये वाला पार्ट को कनेक्ट किया गया है ना, ठीक है। और यहाँ पे की के द्वारा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जब भी स्टील स्लीपर होगा या कास्ट आयरन स्लीपर होगा तो वहाँ पे की का यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से लकड़ी वाले स्लीपर के केस में वहाँ पे डॉग स्पाइक का यूज़ किया जाता था। किसका? डॉग स्पाइक का। लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं? की का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। कंक्रीट स्लीपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो कंक्रीट स्लीपर ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। आप सभी भी देखते होंगे रेलवे ट्रैक में वहाँ पे जो रेल बना हुआ होता है और रेल के नीचे में स्लीपर होता है, वो कास्ट आयरन का नहीं, कास्ट आयरन का भी होता है, वुडन भी होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यूज़ किया जाता है, बट कंक्रीट स्लीपर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कंक्रीट स्लीपर के बारे में। द स्लीपर मेड ऑफ reinforced और प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट आर नॉन एज कंक्रीट स्लीपर। सबसे पहले आप थोड़ा सा प्री स्ट्रेस यहाँ समझ लें क्या होता है। मैं बेसिकली अभी थोड़ा सा समझा पाऊंगा, जो कि प्री स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखो, जनरली आप लोगों ने 2 चीज़ नाम सुना होगा, एक पीसीसी सुना है, एक आरसीसी सुना है, और एक और कंक्रीट होता है, इसका नाम होता है पीएससी, ठीक है। पीसीसी मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। आरसीसी मतलब होता है reinforced सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब देखो एक नया टर्म है पीएससी, जो आप लोग शायद जानते होंगे, नाम सुने भी होंगे। तो इसका मतलब होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। कौन सा कंक्रीट? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। ये 3 नाम आप लोग जान लें अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेलवे में बना हुआ स्लीपर होता है वो प्री स्ट्रेस होता है। एक्चुअली में प्री स्ट्रेस कंक्रीटर वैसा कंक्रीट होता है जिसमें स्ट्रेस पहले से दिया जाता है और उसको काउंटर बैलेंस करके, उसमें जो भी लोड आता है उसको काउंटर बैलेंस करके उसे बैलेंस करता है, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए कि प्री स्ट्रेस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो फैक्ट्री में होता है ऑलरेडी, मतलब पहले से बना हुआ जो भी कंक्रीट आता है। आप देखते होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल देखते होंगे आप लोग। क्या? इलेक्ट्रिक पोल। तो इलेक्ट्रिक पोल को आप देखते हो कि पहले से बना हुआ आता है, सिर्फ इसको ले जाकर के जहाँ पे हमको पोल को इम्बेड करना है वहाँ पे इम्बेड कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से रेलवे स्लीपर भी ऑलरेडी बना हुआ होता है, यानी वो पहले से बना हुआ रहता है और उसको जा करके जहाँ पे हमें असेंबल करना है परमानेंट वे में, वहाँ पे हम उसको फिक्स करते हैं, है ना। तो उसे कहा जाता है क्या? स्लीपर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्लीपर होता है कंक्रीट का वो प्री स्ट्रेस जनरली होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। प्री स्ट्रेस आप आगे पढ़ेंगे जब आरसीसी पढ़ेंगे, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। बट फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि प्री स्ट्रेस का भी स्लीपर होता है, ठीक है। द स्लीपर मेड अप ऑफ रिइंफोर्स्ड प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट are known as concrete sleeper. The idea of concrete sleeper was first taught in the year 1884 by Monnier of France, who got a patent for it, ठीक है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही समझ लें आप कि ये जो है एक्चुअली में सबसे पहला आइडिया 1884 में आया था फ्रांस में, ठीक है। It took a long time before the idea became more popular among the other countries. The development of concrete sleeper progressed quickly after World War
सेकेंड स्पेशली इन कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, रसिया एंड जापान, मतलब इन सारी जगहों में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर को, ठीक है। इट वॉज ड्यू टू दी फैक्ट दैट मैनी रेलवे लाइन्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन दीज कंट्रीज ड्यूरिंग दी war period and a shortage of wood coupled with expanding economic forced these countries to find a suitable alternative of timber sleepers। वहाँ पे हुआ क्या था कि जैसे वर्ल्ड वार के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद से जो भी वहाँ पे परमानेंट वे था वो मतलब ये हो गया था, डिसम्बल्ड हो गया था। उसके बाद ही वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को लाया गया कि हम कैसे जल्दी से असेंबल कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स का, ठीक है। तो मोस्टली जो भी हमको इम्पॉर्टेंट जो समझना है यहाँ पे वो इसके क्रॉस सेक्शंस के बारे में समझना है, ठीक है। देखिए, द यूज़ ऑफ कंक्रीट स्लीपर ऑन इंडियन रेलवे इज स्टिल इन द एक्सपेरिमेंट स्टेज, शो अ टिपिकल प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर फॉर द ब्रिटिश रेलवे। एक्चुअली में पहले का जो कंक्रीट स्लीपर बना था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है, और ये 185 mm यहाँ पे दिखाया गया, और मिडिल में 165 mm, और टोटल 200 ये दिखाया गया आपको 259 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट दिखाया गया है। इसका क्रॉस सेक्शन मतलब किसी चीज़ को अगर कट करते हैं तो किस टाइप से दिखता है। जैसे कि आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होगे तो वहाँ पे बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन देखते होगे, ठीक उस तरीके से कोई लकड़ी का भी क्रॉस सेक्शन देखा जा सकता है, ठीक उस तरीके से किसी भी चीज़ों का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बना सकते हैं। और क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो अभी के समय में जो यूज़ किया जा रहा है, अभी के समय में यूज़ जो किया जा रहा है स्लीपर, वो है बेसिकली आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। इसको रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे स्लीपर से, ठीक है। और ये ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारा आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर है वो सारे स्लीपर को रिप्लेस कर दिया है। मतलब और भी बहुत सारे के स्लीपर होते हैं, जैसे कि कंक्रीट होता है, वुडन का होता है, बट वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ब्रिजेस वगैरह या जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उन सारे स्पेशल स्लीपर्स का यूज़ किया जाता है। बट नाउ इट इज़ मोस्टली यूज इन इंडिया, ओके। The salient feature of the concrete sleepers are as the following। जो salient feature है इसके कौन कौन से, पहला है they may be of RCC और pre-stress concrete, the latter being very common, ठीक है। RCC होता है और pre-stress होता है, लेकिन जो pre-stress है वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। The weight of the concrete sleeper varies from 150 kg to 300 kg, which is more than the timber or steel sleeper. This gives greater stability to the railway track। इसका वेट भी ज़्यादा होता है, और जाहिर सी बात है अगर आपका रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के नीचे अगर हेवी वेट थोड़ा सा नहीं रहेगा तो उसका लेटरल स्टेबिलिटी जो है उसको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कंक्रीट स्लीपर बेसिकली जो होता है इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है लकड़ी वाले से, वुडन से, तो इसको मतलब जो स्टेबिलिटी है वो अच्छा प्रोवाइड करता है ना। दैट ड्यूरेबल विथ लाइफ रेंज फ्रॉम 30 to 40 years। दे आर फाउंड मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डेड रेल ट्रैक। जहाँ पे आप रेल ट्रैक में वेल्डिंग कर रहे हो वहाँ के लिए भी काफ़ी सुटेबल होता है। उसका ईयर लगभग मतलब 30 से 40 साल तक इस टाइप का स्लीपर्स रह जाता है अगर ब्रेक ना हो तो, ठीक है। द फास्टनिंग फॉर द कंक्रीट स्लीपर विद द रेल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट स्लीपर। इट इज हैज़ टू सेटिस्फाई द टू कंडीशंस, है ना। कहने का मतलब है कि इसमें जो मेनली है इसका जो फास्टनिंग होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो हमारा जो रेल है, रेल के साथ में हम स्लीपर को कैसे अरेंज कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। जिस तरीके से हम शेयर की का यूज़ करते थे वहाँ पे, और इस तरीके से डॉग स्पाइक्स का यूज़ करते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी फास्टनिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब कंक्रीट स्लीपर्स, चूँकि कंक्रीट स्लीपर इंपॉर्टेंट है तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं, और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट स्लीपर। हम इसके एडवांटेज की बात करें, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज क्वांटिटीज लोकली बाय इंस्टॉलिंग प्लांट, है ना। प्लांट को इंस्टॉल करके हम लार्ज क्वांटिटी में ऐसे स्लीपर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर हेवियर देन ऑल अदर टाइप्स, मतलब जितने भी सारे टाइप्स के स्लीपर है, जैसे कि वुडन है, स्टील है, कास्ट आयरन स्लीपर है, इन सारे चीज़ में जो सबसे हैवियर होता है ये होता है प्री स्ट्रेस, ठीक है।
दे आर नॉट अटैच्ड बाई कोराजन, इसमें जंग लगने का कोई भी ये नहीं होता है ना। जबकि स्टील जो कास्ट आयरन यहाँ पे कोराजन का जंग लगने का चांसेस होता है। वुडन वाले में क्या होता है, लकड़ी में डीके हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि वुडन स्लीपर में जो एंड है, एंड के कारण वहाँ पे डीके हो जाता है। दे इफेक्टिवली एंड स्ट्रांगली होल्ड द ट्रैक टू द गेज, ये भी प्रॉपर्टी होता है कि दो ट्रैक मतलब दो रेलवे का जो रेलवे का ट्रैक है उसके बीच के अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखता है ये स्लीपर अच्छे से, है ना। दे आर फ्री फ्रॉम द अटैक और वर्माइन एंड डीके एंड दे आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स, मतलब ये इसमें डीके होने का चांसेस कम होता है कंक्रीट के अंदर में, ठीक है। जबकि लकड़ी में डीके हो सकता है और कास्ट आयरन में जंग भी लग सकता है ना। दे आर इफिशियंट इन कंट्रोलिंग क्रीप को कंट्रोल करने में इफिशियंट होता है, ठीक है। दे हैव गॉट लॉन्ग लाइफ, इसका जो लाइफ होता है वो भी ज़्यादा होता है। दे रिक्वायर लेस फिटिंग, इसमें फिटिंग की भी कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंक्रीट स्लीपर इज़ वेरी लो, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है इन द कंपेरिजन ऑफ वुडन स्लीपर एंड कास्ट आयरन स्लीपर एंड स्टील स्लीपर, ओके। चलिए इसी तरीके से और भी कुछ इसके एडवांटेजेस है। ये फायर जो है इसमें फायर रेजिस्टेंस होता है, लकड़ी में आग लगने के चांसेस हो सकते हैं, बट ये क्या होता है जो हमारा ये फायर रेजिस्टेंस होता है ना। ये क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है। वेल्डेड ट्रैक के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ये अच्छा इंसुलेटर है एंड सूटेबल फॉर यूज इन ट्रैक सर्किटिंग लाइन्स। जहाँ पे ट्रैक सर्किटेड लाइन होता है, आप जानते हो कि बहुत सारे रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पे ट्रैक को सर्किटेड कर दिया गया, मतलब बहुत सारे जो ट्रैक है और वहाँ पे जो रेलवे जो चलती है, जो ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो यहाँ पे ये ट्रैक सर्किटिंग में भी ये है गुड इंसुलेटर का काम करता है ना। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला है द डैमेज ड्यूरिंग डिटेलमेंट इज एक्सेसिव, मतलब डिटेलमेंट कहने का मतलब है अगर गाड़ी जो है हमारा जो ट्रेन है वो पटरी से हट जाता है, पटरी से हट जाता है तो उसी को डिटेलमेंट कहते हैं। आप हमेशा सुनते हो कि न्यूज़ में कि डिटेलमेंट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब अगर ट्रेन जो पटरी से उतर जाता है तो उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसी प्रोसेस को डिटेलमेंट कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेलमेंट में डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। दे पोजेसेस नो स्क्रैप वैल्यू, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब है कि जैसे देखो कंक्रीट, अगर कंक्रीट को आप यूटिलाइज़ कर लिए उसके बाद जो लास्ट में बचा तो उस कंक्रीट का आप कहीं उसका क्या कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो ना उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। जबकि आप स्टील वाले में क्या हो, अगर स्टील का यूज़ करते हो स्लीपर्स में तो अगर मान लो बच जाता है स्टील तो उसको आप बेच सकते हो, मतलब उससे कुछ आपको पैसा मिलेगा, मतलब उसका कुछ इंड वैल्यू होगा, है ना। कंक्रीट स्लीपर्स का नहीं होगा इंड वैल्यू। जबकि आपका कास्ट आयरन का स्लीपर, अगर कास्ट आयरन का स्लीपर लाइफ खत्म हो जाता है तो जो आपका लोहा बचेगा उसको आप बेच करके कुछ वैल्यू है उसका हो सकता है ना। उसी तरीके से लकड़ी का भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कंक्रीट का लास्ट इंड होने के बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। दैट डिफिकल्ट टू बी हैंडल्ड, इसको हैंडलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट डिफिकल्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट साइज, है ना, मतलब अलग अलग साइज में मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। दिस कैन नॉट बी यूज ऑन ब्रिजेज एंड क्रॉसिंग, है ना, क्योंकि ब्रिज और क्रॉसिंग में जो है हमें डिफरेंट साइज के स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे बेसिकली हम कंक्रीट स्लीपर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पे या तो कास्ट आयरन या फिर वुडन या फिर उस तरीके से और भी जो टाइप के स्लीपर्स हैं उसका वहाँ पे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है। द रिन्यूअल ऑफ द ट्रैक लेड विद दी स्लीपर इज डिफिकल्ट, है ना। रिन्यूअल के समय में थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, मतलब मान लो ट्रैक को आप दोबारा से बिछाना चाह रहे हो या स्लीपर्स को हटा करके फिर से लगाना चाह रहे हो, रिन्यू करना चाह रहे हो। रिन्यू मतलब क्या होता है कि दोबारा से उस चीज़ को रीअरेंज करना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आइडियल स्लीपर का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब एक अच्छे स्लीपर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में 5-7 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इसके नोट्स में कंप्लीट कर लेना है। द इनिशियल कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी लो एज पॉसिबल, स्लीपर्स का इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। द फास्टनिंग ऑफ द स्लीपर विथ रेल शुड नॉट कॉम्प्लिकेटेड इन डिज़ाइन, है ना। स्लीपर के रेल के साथ में जो फास्टनिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। दे शुड हैव मॉडरेट वेट, स्लीपर का वेट जो है मॉडरेट होना चाहिए, ना ही बहुत हल्का होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा भारी होना चाहिए, ठीक है। दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट बियरिंग एरिया बिलो द रेल सीट एंड ओवर द बैलास्ट, मतलब कहने का मतलब है जो स्लीपर है वो सफिशिएंटली बियरिंग एरिया प्रोवाइड करे, रेल जो हम रेल है ऊपर में उसके लिए बियरिंग है, ताकि जो है लोड का ट्रांसफर अच्छे तरीके से सॉइल को कर पाए और सबग्रेड को कर पाए, है ना। दे शुड बी एबल टू मेंटेन गेज करेक्टली, मतलब गेज डिस्टेंस को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। दे शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग शॉक एंड वाइब्रेशन ड्यू टू दी
फास्ट मूविंग व्हीकल एट हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रेल है उस पर जो व्हीकल का आने का मतलब है ट्रेन, ये काफ़ी हाई स्पीड से मूव करता है। तो इसके लिए हमारा जो स्लीपर है उस शॉक को या फिर जो भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, इस टाइप का स्लीपर होना चाहिए, है ना। इसके अलावा ट्रैक सर्किटिंग होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर ट्रैक जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वहाँ पे हमारे ट्रैक जो है हमारे जो स्लीपर है वो इंसुलेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करे, है ना। तो एक उस टाइप के स्लीपर्स के अंदर में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। दे शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग दी पैकिंग ऑफ द बैलास्ट। अब मान लो यहाँ पे आप बैलास्ट पैक कर रहे हो स्लीपर के अराउंड में या फिर इम्पैक्टमेंट में, तो वहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस कम हो, उस टाइप के स्लीपर्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। दे शुड बी ऑफ सच अ डिज़ाइन दैट दे कैन बी पुश्ड आउट ईजीली ऑफ देयर डायरेक्शन इवन अंडर मैक्सिमम फोर्स ऑफ मूविंग ट्रेन्स। देखो कहने का मतलब है कि जो आप इसमें यूज़ कर रहे हो स्लीपर जो है आसानी से पुश्ड हो सके, है ना। मतलब आप स्लीपर को जब असेंबल करें तो आसानी से क्या हो, पुश हो सके या पुल हो सके उसके अंदर में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके अंदर बहुत सारे टर्म हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ें इसके और भी सारे यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो आप इन सारे टर्म को लिख सकते हो, बट 7-8 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5-7-8 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये भी सारी चीज़ें भी पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीपर डेंसिटी, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे सारे जो भी मैंने अभी पढ़ाए आपको सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, मतलब एक रेल लेंथ में नंबर ऑफ स्लीपर आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो, समझ रहे हो। एक रेल लेंथ में मतलब एक रेल का स्टैंडर्ड लेंथ होता है मान लो 12 मीटर, ठीक है। तो एक रेल लेंथ है, अब इसमें नंबर ऑफ स्लीपर आपने कितना प्रोवाइड किया है, 5 प्रोवाइड किया, 4 प्रोवाइड किया, 3 प्रोवाइड किया, 2 प्रोवाइड किया, कितना प्रोवाइड किया, तो उसी को कहा जाता है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ दैट इज नॉन एज अ स्लीपर डेंसिटी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्लीपर यूज्ड पर रेल लेंथ ऑन ट्रैक इज नॉन एज स्लीपर डेंसिटी, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप डेंसिटी पढ़ते हो ना फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में, क्या पढ़ते हो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ते हो ना, लिखते हो ना, क्या लिखते हो कि मास का क्या होता है यूनिट केजी और पर मीटर वॉल्यूम का क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना हमारा मास है उसी को कहा जाता है डेंसिटी, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी होता है कि पर रेल लेंथ में नंबर ऑफ स्लीपर कितना है उसको कहा जाता है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको समझना है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। एक रेल लेंथ में नंबर ऑफ स्लीपर कितना है उसी को कहा जाता है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। अब इसको कैसे नोटिफाई किया जाता है, इट इज यूजुअली नोटिफाई एज n+x, ठीक है। जहाँ पे n जो है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर है, मतलब एक रेल का लेंथ जो है वो मीटर में दिया गया है, x क्या है नंबर है, ठीक है। जनरली स्लीपर डेंसिटी प्रोवाइडेड बाई इंडियन रेलवे वेरीज फ्रॉम n+3 टू n+6। जो स्लीपर डेंसिटी जो प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में n+3 से n+6 तक है, ठीक है, फॉर मेन ट्रैक के लिए। द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज नॉट यूनिफॉर्म। जो स्पेसिंग होता है मतलब जो आप रेल है उसके अंदर में जो आप स्लीपर का स्पेसिंग दे रहे हो, मतलब कितने डिस्टेंस पे स्लीपर को डाल रहे हो। देखते हो ना कि ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसके नीचे में स्लीपर जो होता है उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिंग होता है, कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि एक रेल लेंथ के अंदर में, चूंकि एक रेल लेंथ का एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, मान लो 12 मीटर का रेल लेंथ है, तो 12 मीटर जो रेल लेंथ है उसको एक रेल लेंथ कहेंगे, है ना। उसके अंदर में नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हैं उसी को स्लीपर डेंसिटी कहा जा रहा है, ठीक है। पर रेल लेंथ कहने का मतलब ये नहीं कि 1 मीटर लेंथ के अंदर में, क्योंकि रेल का जो लेंथ होता है स्टैंडर्ड होता है, एज पर मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है, जनरली 12 मीटर के आसपास होता है। तो उस 12 मीटर लेंथ में मतलब 12 मीटर लेंथ का एक रेल हो गया, है ना। अब मान लो कि 20 मीटर का डिस्टेंस पे रेल है, तो ऐसा नहीं है कि 20 जो मीटर है वो 20 मीटर का एक ही रेल होता है, ठीक है। बहुत सारे रेल को अटैच करके, जैसे 12 मीटर का रेल हो गया तो 12 मीटर का रेल को ऐड करके बहुत सारे रेल यहाँ पे फिश बोल्ट और फिश प्लेट का यूज़ करके रेल लेंथ को एक्सटेंड किया जाता है। जितना मीटर तक आपको बढ़ना है वहाँ पे आपको जोड़ते हुए रेल को आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। उसी को कहा जाता है फिश प्लेट और फिश जॉइंट, फिश प्लेट और फिश बोल्ट से कनेक्ट करके इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बोला जा रहा है कि एक रेल लेंथ के अंदर में नंबर ऑफ स्लीपर्स आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, इसको कहा जा रहा है क्या, स्लीपर डेंसिटी। तो जनरली इंडिया में वैरी करता है n+3 टू n+6, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपने अभी तक जो भी लेक्चर समझाया गया ऑलरेडी आप लोग समझ गए होंगे। द शोल्डर स्लीपर आर केप्ट क्लोज टूगेदर। शोल्डर स्लीपर मीन्स 3 or 4 स्लीपर ऑन आइदर साइड ऑफ जॉइंट, ठीक है। टू अवॉइड लूजिंग ऑफ बैलास्ट द जॉइंट स्लीपर आर केप्ट क्लोजर।
स्पेस एट जॉइंट स्लीपर इज 300 to 450 mm एंड दैट बिटवीन नेक स्लीपर इज 750 से 900 mm। कहा जा रहा है कि जहाँ पे जॉइंट है, अब जानते हो कि जहाँ पे भी जॉइंट आएगा वहाँ पे हमारा जो रेल है वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें स्लीपर जो है, यहाँ पे जो फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूटिलाइज कर रहे हो, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्लीपर क्या करना पड़ेगा, क्लोज रखने पड़ेगा, नज़दीक रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है और जॉइंट के पास में हमारा जो रेल है, यहाँ पे जो जॉइंट है कमज़ोर है। अब यहाँ पे अगर आप स्लीपर दूर पे रखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होगा कि वो ट्रैक से स्लीपर हट जाएगा और वहाँ का जो गेज अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पे डिरेलमेंट होने का क्या होगा, डिरेलमेंट होने का काफ़ी खतरा रहेगा, है ना। तो इस चीज़ के कारण से वहाँ पे थोड़ा सा स्लीपर डेंसिटी मतलब स्लीपर का जो स्पेसिंग है वहाँ पे कम रखते हैं, ठीक है। तो जॉइंट के पास में स्लीपर 300 से 450 mm के बीच में रखा जाता है और उसके बाद अगला जो स्लीपर होता है उसका स्पेसिंग होता है 750 से 900 mm के बीच में, ठीक है। यानी जो जॉइंट है वहाँ पे देख लो ना, कम है स्पेसिंग और ऐसे में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहलाता है स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको स्लीपर डेंसिटी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्लीपर डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये VPI है, इससे पहले भी जो मैंने बताया था स्लीपर डेंसिटी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सो एक्सल लोड विच द ट्रैक इज एक्सपेक्टेड टू कैरी, है ना। जो हमारा ट्रैक है वो कितना जो है एक्सल लोड को लेने के लिए वो बनाया जा रहा है, ठीक है। एक्सल लोड मतलब जो ट्रेन का लोड होता है, जो ट्रेन का लोड काफ़ी हैवी होता है और उसमें जो एक्सल्स बने हुए होते हैं, एक्सल मतलब जो हमारा 2 व्हील होता है उसके बीच में जो पूरा 2 व्हील के बीच में जो पूरा यहाँ पे ट्रेन का लोड होता है उसी को एक्सल लोड कहा जाता है, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रेल जॉइंट जो प्रोवाइड किया उसका मेथड क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन है उस पर भी डिपेंड करेगा स्लीपर डेंसिटी, कि मान लो इस ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्लीपर्स जो है वो कम, एक रेल लेंथ में ज़्यादा रखना पड़ेंगे। लेटरल थ्रस्ट ऑफ द ट्रेन, लेटरल थ्रस्ट जो है, लेटरल थ्रस्ट कहने का मतलब है कि ये ट्रैक है और ट्रैक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो थ्रस्ट लगा उसको लेटरल थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। एक तो होता है क्रीप जो कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है और एक लेटरल थ्रस्ट मतलब जो ट्रैक है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसी को थ्रस्ट कहा जाता है ना। तो थ्रस्ट वहाँ पे, लेटरल थ्रस्ट वहाँ पे एक्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्लीपर एक रेल लेंथ में बढ़ाना पड़ेगा, है ना। टाइप ऑफ स्लीपर, किस टाइप का स्लीपर का आप यूज़ कर रहे हो, कंक्रीट है, वुडन है, स्टील है ना। टाइप ऑफ बैलास्ट, किस टाइप का बैलास्ट है वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पर स्लीपर डेंसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्लीपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी मैंने आपको बताया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अपना नोट्स को कंप्लीट कर लें, कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हमें लाइव सेशन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक्स, जो कि परमानेंट वे का जो पार्ट चल रहा है उसका न्यू टॉपिक के बारे में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए